now where we live in. This one is the post-modern, and after the modernity. Post means after the modernity, and you can say that this one is the reaction against the modern intellectual movement. And what are the modernity? Before we have to be understand post-modernity, we have some overview over the modern philosophers. So what is modernism? Yeah, what are the key ideas of modern philosophers? So modern philosophy timeline is 16th to 19th century. You can say that this time period is age of reason, age of enlightenment, age of revolution. Two forms of revolution are there. One is scientific, and the another one is the political revolution. Scientific in that sense, Galileo, Einstein, Newton, Copernicus, Francis Bacon, Gottfried Leibniz, Blaise Pascal. A great, tremendous contribution are there in the timeline. So you can say that the age of revolution, which type of revolution? The scientific revolution. जो progress हुई, development हुई modern period के अंदर, वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजिकल रही, इनोवेटिव रही। यूं भी कहा जा सकता है कि दुनिया भर की जितनी इजादात थी वो 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में जो है वो हो चुकी। Secondly, why we say the political revolution? Freedom, autonomy, liberty, democracy, आज़ादी, human rights, freedom of expression, freedom of thought, इस जैसे वर्ड्स हमें सुनने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर मूवमेंट हमें सुनने को नज़र आएंगी। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, और मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट। ये हमें बहुत सारी ऐसी मूवमेंट नज़र आएंगी जिसमें जो कि पॉलिटिकल हैं, जिसके अंदर इंसान फ्रीडम डिमांड कर रहा है, और ऐसे फ्रीडम फाइटर हमें नज़र आते हैं राइटिंग से। इनलाइटनमेंट, रोशन ख्याली। इस ज़माने का जो इंसान है वो बड़ा ही मॉडर्न साइंटिफिक है, क्योंकि वो लॉजिक का इस्तेमाल करता है, वो साइंस का इस्तेमाल करता है, वो सुपरस्टिशियस मिस से बाहर निकल के आ गया। वो कहता है मैं खुद से सब कुछ समझूंगा और अक्ल के पैमाने पे चीज़ों को मैं जानूंगा। तो मॉडर्निटी जो है वो, मॉडर्न मैन जो है वो एक आइडियल मैन इस तरह से है कि वो साइंस को फॉलो कर रहा है, लॉजिक को फॉलो कर रहा है वो, ठीक है। तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो हमने क्या देखा? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम की बातें हो रही हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मईशत खड़ी हो रही है। एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट को देखें आप 17th-18th सेंचुरी में, जो एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ द नेशन, और जिससे एक सब्जेक्ट बन गया, आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स, ही वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये एनलाइटनमेंट की, स्कॉटिश एनलाइटनमेंट का नतीजा है। एडम स्मिथ इज़ वन ऑफ द स्कॉटिश फिलोसोफर ऑफ 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी। तो उसने इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, और फिर हम बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो दुनिया के अंदर सक्सेस के जो मेटाफॉर हो गए वो मटीरियलिस्टिक हो गए, कि कामयाबी की ज़मानत क्या है कि कितना बड़ा बिजनेस करते हो, कितने बड़े कैपिटलिस्ट हो, और सक्सेस के मेटाफॉर जो हैं वो सारे मटेरियल वेल्थ के साथ कनेक्ट है। इस तरह से मॉडर्निटी के अंदर एक और हमें ट्रेंड नज़र आता है कि जो पुराना था वो अच्छा नहीं है, जो नया है वो अच्छा है, यानी रिजेक्ट द ओल्डन आइडियाज़। पुराने रस्म व रिवाज, क्लासिकल वैल्यूज़, ये कुछ सही नहीं है, इनको बदलना है, इनको तोड़ डालो, जंजीरें हैं, बदल डालो, ज़माना, तब्दीली, ये नारे हमें नज़र आते हैं कि रिजेक्शन ऑफ द ओल्डन आइडियाज़ एंड एक्सेप्शन ऑफ द न्यू फॉर्म। तो भाई मैं तो मॉडर्न ज़माने का आदमी हूँ, मैं तो मॉडर्न बनो, क्या तुम दकियानूसी बन रहे हो? व्हाट डज इट मीन? कि भाई पुरानी जो चीज़ें हैं, रिवायातें हैं, उनको छोड़ के नई चीज़ों को अपनाना, और उसमें नई इनोवेशंस के साथ जीना। तो ये हमें मॉडर्न फिलासफी की रूट्स नज़र आती हैं, और सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, हर कोई ह्यूमैनिटी की बातें आपको करता हुआ नज़र आता है कि वी आर द ह्यूमन फर्स्ट एंड द रेस्ट आर द सेकेंडरी। तो ये मॉडर्न फिलासफी के चैलेंजेस थे। देखो जो मॉडर्न फिलासफर्स थे उन्होंने क्या चैलेंज किया? आज़ादी मिलेगी, माशरा कैसा हो जाएगा? प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन जाएगी, और फ्रीडम मिलेगा सबको, ह्यूमन के पास राइट्स होंगे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने की वजह से सुकून आ जाएगा ज़िंदगी में, जो है वो ज़िंदगी जो है वो गुलजार हो जाएगी, ठीक है। और जो है बेटर ह्यूमन होगा पहले से ज़्यादा, क्योंकि वो मॉडर्न मॉडर्न ह्यूमन है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, ये सारे जो हैं मॉडर्न फिलासफी के जो है वो करेक्टरिस्टिक्स थे, कि हम सबको रीइंटरप्रेट करेंगे, एनलाइटनमेंट यानी प्रोग्रेसिव बनाएंगे, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखनी है, इंसान पहले, इंसानों की कदर करें, इंसानियत की बात करें, और इंसानियत के ऊपर बहुत सारा लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ। UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट बने, और फ़र्द वाहिद सोचे, अपना अपना सोचे हर कोई, और अपनी हैप्पीनेस, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करे, ग्रोथ करे, ये हमें सब कुछ नज़र आता है यहाँ पे।
साइंटिफिकली ग्रो करे, एम्बेड हो जाए टेक्नोलॉजी के साथ, और फिर आज़ादी आज़ादी आज़ादी। अब ये कि आज़ादी है कि बर्बादी है, लेकिन ये मॉडर्निटी के चैलेंजेस थे। अब पोस्ट मॉडर्निज्म ने इसके अगेंस्ट क्या है, 1950 से ऑनवर्ड, 20वीं सेंचुरी के बिगिनिंग से पोस्ट मॉडर्न ने जो फिलासफर्स थे उन्होंने क्रिटिक किया इसकी प्रैक्टिसिंग के ऊपर, जो मॉडर्न मूवमेंट थी, कि भाई जो मांग रहे थे वो अप्लाई कर लिया तुमने, वैसा माशरा बना लिया ना, तो क्या तरक्की आ गई, क्या प्रोग्रेसिव हो गया सोसाइटी, ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो खुशहाल हैं, उनकी ज़िंदगी गुलजार है कि ज़िंदगी बेजार है। तो इतना एक आज़ाद माशरा है, डेवलप माशरा है, तो फिर सुसाइड अटैम्प्ट्स क्यों हैं? ठीक है, अच्छा चलो ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहे हो, तो ह्यूमन राइट्स अगर हम कह रहे हैं तो फिर ये 9/11 के बाद से इराक वॉर, ईरान वॉर, उससे पहले वियतनाम वॉर, फिर उससे पहले यूएसएसआर वॉर, ठीक है, जॉर्डन वॉर, सीरिया वॉर, इसराइल, ये सब मसले हमें नज़र आते हैं। 100 इंसानों को बचाने के लिए हज़ारों इंसानों का कत्ल हो जाता है। एक मास मसक्कार है, एक लार्ज मास किलिंग है। टेक्नोलॉजी में जो है वो न्यूक्लियर वेपन का हाल देखो कैसे हुआ, हिरोशिमा नागासाकी, पर्ल हार्बर के रिप्लाई के ऊपर, ठीक है, कि अगली नस्ल तक जो है वो डिसेबल पैदा हुई। तो ये जो साइंस है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो क्या मास डिस्ट्रक्शन के लिए, और ह्यूमैनिटी क्या सिर्फ वो अल्फाजी लफाजी बातें हैं? क्या ये खामोशी पे 1 घंटे की तकरीर है? क्या आप सब खामोश हैं, चिल्ला चिल्ला के हर कोई बोल रहा है कि खामोश हो जाओ, ठीक है, और सब शोर मचा रहे हैं? तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो लफ्ज़ हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो क्रिटिक था पोस्ट मॉडर्न फ़िलासफ़र का, जो मॉडर्निटी के चैलेंजेस थे उसको उन्होंने क्रिटिक किया, कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन गई, लिबरल हो गया इंसान, फ्रीडम मिल गई हमें क्या। तो यहाँ हम दरअसल के कुछ आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। ये आइडियाज़ हैं पोस्ट मॉडर्न फ़िलासफ़ी को, इसको पढ़ने के बाद आपके जो है वो माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी कि ये तो वाकई आज के हालात के ऊपर बात हो रही है। लैंग्वेज इज़ अ स्किन, ये रोनाल्ड बार्थ कहता है, और इस बात को ऐसे समझाता है वो कि द बर्थ ऑफ द रीडर इज़ द डेथ ऑफ द ऑथर। इसका मतलब जो ऑडियंस है वो अपनी इंटरप्रिटेशन खुद इम्पोज कर देती है, जो राइटर है, लिखने वाला है, उसके मायने तो डाइल्यूट हो जाते हैं। और जो लैंग्वेज है, अगर हम अपना डिस्कोर्स देखें, स्टडी का सिस्टम देखें, लिटरेचर देखें, या जितनी भी फिलोसफिकल मूवमेंट है, वो सब वर्ड्स में है। वन वर्ड रेफर टू द अनदर वर्ड रेफर टू द अनदर फेमिलर वर्ड्स। तो देखा जाए तो बस एक लफ्ज़ों का जाल है, लफ्ज़ों के जाल में हम फंसे हुए हैं। अच्छा, एजुकेट होने का मतलब तो सिर्फ बस यही रह गया है कि शायद हम बहुत सारे अल्फाजों से वाकिफ़ हो जाते हैं, टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल जार्गन्स को यूज़ करना, बोलना, कहना हमें बखूबी आता है, लेकिन उसकी एसेंस का हमें नहीं पता। जब भी तो लुडविग विट्गेन्स्टाइन कहता है कि लैंग्वेज इज़ अ मिरर ऑफ गेम। ये जो लिंग्विस्टिक टर्न है पोस्ट मॉडर्न फिलासफी में, उस पर लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया, लैंग्वेज पे एनालिसिस किया, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थ्योरी और क्रिटिज़म नज़र आता है, लिटरेरी क्रिटिज़म, जिसमें ये बात हुई कि टेक्स्ट है क्या, ये जो टेक्स्ट प्रोड्यूस हो रहा है ये क्या है, इसके पीछे कोई मीनिंग्स हैं? अच्छा, दुनिया जहाँ का लिटरेचर मौजूद है, पढ़ लो। पढ़ के क्या हो गया, सीखे हो कि रोज़ाना अगर एथिक्स की किताब पढ़ते रहोगे, 2 साल पढ़ने के बाद तुम्हारे अंदर एथिकल वैल्यूज़ आ जाएंगी क्या? रोज़ाना तुम अच्छी अच्छी पोस्ट करते हो, अच्छी अच्छी बातें लिखते हो, अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, बोलते हो, तो अच्छे बन गए क्या? ये सिर्फ वो तुमने सुना, दूसरे को सुनाया, फिर सुनी अनसुनी बातें हो गई वो, है ना, और सना सुन सन्नाटा से हो गए आप। तो आपने कौन सा उसको अमल कर लिया? तो अब एग्जीक्यूशन की बात नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं है, बस वन वर्ड रेफर टू द अनदर, सिर्फ वर्ड्स ऑफ माउथ है, अल्फाज के बदले बस अल्फाज ही हैं, है ना। अल्फाजों के झूठे बंधन में सब झूठे रिश्ते नाते हैं, है ना, कौन किसी का होता है, सब दिल रखने की बातें। तो ये सब झूठी बातें हैं, सब झूठी बातें। तो ये एनीथिंग गोज, एनीथिंग गोज यानी एवरीथिंग गोज, ट्रुथ इज़ रिलेटिव, सबका सच सही है, हर एक के पास अपना सच है, और मल्टीप्लिसिटी है, तुम भी सही, हम भी सही, ये भी सही, वो भी सही, तो फिर गलत कौन है? कोई गलत नहीं है। और जस्टिफाई कर दो, अपने गलत को भी जस्टिफाई कर दो। तो आपने देखा होगा हर कोई अपना एक एक्ट कर रहा है और फिर उसकी जस्टिफिकेशन के लिए आते हैं, और हर शख्स को अपने हिस्से के बेवकूफ़ मिल जाते हैं जो उसको फॉलो कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हाँ ये बात सही कह रहे हैं। तो अब तो दुनिया से सच गायब ही हो गया, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ की बात ही नहीं हो रही। ट्रुथ इज़ रिलेटिव, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, कल्चर टू कल्चर, इट वेरी। अब मल्टीप्लिसिटी है, हालांकि सच तो कोई एक ही होगा ना, लेकिन अब 16 सच हैं सामने, और उनमें से जो एक सच है वो बेचारा बता ही नहीं सकता, वो डिफाइन ही नहीं कर सकता ये सच है, बाकी 15 कहेंगे भाई जो मेजोरिटी है हमारी, तो ये डेमोक्रेसी ने सिखाया ना, जो मेजोरिटी है वो सच है, जो मेजोरिटी है वो राइट है।
ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट। तो भाई जो गलत है वो भी तो ज़्यादा हो सकता है। जो चीज़ ज़्यादा लोग व्यू कर रहे हैं इसका मतलब वो भी तो गलत हो सकती है। जो चीज़ लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं वो भी तो गलत हो सकती है। तो क्या सिर्फ मेजॉरिटी ही डिसाइड करेगी कि ये राइट है? ये गलत है। एनीथिंग गोज कि भाई इसको फ्लो कर दो मार्केट में, फिर देखो लोग क्या कहते हैं। जो लोग कह रहे हैं बस वही सही हो जाएगा, तो लोग गलत भी तो कह सकते हैं। हाँ जी। नॉलेज इज जस्ट प्रोड्यूस टू बी सोल्ड, लियोटार्ड कह रहा है। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, ये पोस्ट मॉडर्न फिलोसोफर है। ठीक है, तो इनको आप कवर में से निकाल के पूछें क्यों कहा, और कुछ अगर जिंदा है तो वो उनको सर्च करें। कहाँ पर है, ट्विटर पे भी मिल जाएंगे। जैसे जाइजिक है, हबरमास है, और आई थिंक चॉम्स्की भी जिंदा है। हाँ, तो ये मैं इनके नाम बता दूंगा, इनको ट्विटर पे पकड़ना, पूछना भाई क्यों बोला तुमने ऐसा। सही है। बिकॉज दिस इज नो माई वर्ड, ये तो मैंने रीडिंग किया तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो नॉलेज इज जस्ट प्रोड्यूस टू बी सोल्ड, लियोटार्ड कह रहा है। कहता है ये जो नॉलेज है ये कमर्शियल नॉलेज है। ये जो है ये मर्केंटाइल नॉलेज है, ये कमोडिटी है। नॉलेज जो है इसका मकसद जो है वो नॉलेज, विजडम और शेयरिंग, अवेयरनेस, शऊर, बेदारी, आगाही, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है ना, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो knowledge is just produced to be sold, yani bombardment of information is there, bombardment of knowledge is there, too much information and less knowledge we have। गूगल को उठा के देखो, विकीपीडिया को देखो, यूट्यूब देखो दोस्तों। आज हम बताएंगे आपको, मेरे भी यूट्यूब चैनल को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और इस बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। और भाई इसमें है क्या सुनने को? सही है। तो इस तरह जो है वो हर कोई इतनी आपको हर जगह चंपूगिरी की बात है। अच्छा, ऐसी ही चंपूगिरी की बातें जो हैं वो हमने आपकी कुछ हमारी लेक्चर रिकॉर्डिंग है तो वो मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है एस एन ए थॉट के नाम से। तो वो मैंने भी उसमें लिख दिया चंपूगिरी की बातें, तो वो आप सुन सकते हैं चाहें तो दोबारा से उसको, तो वो रिकॉर्डेड है। जी। तो खैर पॉइंट। हाँ, इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूज़ के अंदर कि भाई फला गली में पप्पू पान वाले ने जो है वो पान लगाया और दो लोग उसमें जो है वो कम गुलकंद डाल के उसको पान दे दिया, जिसकी वजह से जो है वो उसको नाइंसाफ़ी मिली। अब बचाया, इससे आपका क्या ताल्लुक भाई? ठीक है। और जो है वो फला जगह जो है वो एक तारा था, वो तारा पाया गया और वो तारा गायब हो गया और वो बहुत देर तक रहा। अच्छा भाई, सही देर तक रहा, हमें क्या पता भाई, हम तो सो रहे थे, हमें क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ा। तो इतनी बम्बार्डमेंट एंड अपलोडेड इन्फॉर्मेशन है। नबी की हदीस है कि भाई मैं पनाह मांगता हूँ ऐसे इल्म से जिससे मुस्तफ़ीद ना हो सकूँ, यानी जिसको मैं इस्तेमाल ना कर सकूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। वो इल्म क्या है? इल्म जानना है, चीज़ों को समझना है। सही है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन के आप यहाँ ये है, वहाँ वो है, यहाँ ऐसा होता है, उसके 1901 में, ये 1955 में, भाई वो सब सही है, ये तो फैक्चुअल है। गूगल थोड़ी बनना है मैंने कोई। मुझे तो बताओ मैं इसका करूँ क्या? इसको हम कहते हैं विजडम, दानाई, दानिशमंदी, हिकमत क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। तो खैर, नॉलेज इज जस्ट प्रोड्यूस टू बी सोल्ड। कमर्शियल नॉलेज है, कमोडिटी है, और वी जस्ट बाय दैट नॉलेज टू एक्सचेंज। और हम कहते हैं कि स्कोप क्या है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो हम यही बातें देखते हैं कि भाई मार्केट में बिक जाएगा, इससे पैसे मिल जाएंगे। स्कोप का मतलब वसत गिराई नहीं है। स्कोप का मतलब ये है कि जिसकी मोनेटाइज वैल्यू, कमर्शलाइज वैल्यू, तो हम कहेंगे भाई बेहतर है। कोई अगर कहेगा शेफ़ बन जाओ, हम तो शेफ़ भी बन जाएंगे। शेफ़ का मास्टर शेफ़ का कोर्स करेंगे, 4 साल गाउन पहनेंगे, रेसिपी बनाएंगे, हॉस्पिटैलिटी, प्रेजेंटेशन, और इस तरह से करके पता नहीं कितने कोर्सेज बन जाएंगे, डिग्री मिलेगी, फिर वो सर पे टोपी मिलेगी, वो फिर हम उठा लेंगे कि भाई ये जो है हमारे पास अब आ गई है, हम दूसरों को देंगे। इस तरह से जो है वो हम बन गए शेफ़। या हम कॉबलर हाउस बन सकते हैं, कॉबलर हाउस बन जाएंगे। कॉबलर हाउस क्या खोला आपने? मोची है, वो मोची की ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है। हाँ, मास्टर्स इन CBM, MCM, मास्टर्स इन कॉबलर मैनेजमेंट, कुछ भी करके नाम रख लो भाई। ठीक है। तो ये एक इंट्रोड्यूस कर देंगे लोग, सर्टिफिकेशन डिग्री होगी। वो जो मोची होगा, जो चप्पल सी रहा है, वो नशवाल लगा के सी रहा है, गंदा सा है, मैला सा, नहा के नहीं आ रहा। आप जो है वो आपके लोगो वाली शर्ट पहनी हुई है, आपने ग्लव पहने हुए हैं,
और जो है वो हफ्ज़ाने सेहत से वाबस्ता और बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन करके एंटरप्रेन्योर है ना आप। कौन है एंटरप्रेन्योर? वो ठेले वाला है, वो हॉकर है, वो मजदूर है, वो गंदा आदमी है, मैला आदमी है, वो आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है। तो आप जो है वो टमाटर बेचता है, आप टमाटो बेचते हैं, है ना। वो जो है वो कद्दू बेच रहा है, आप पम्पकिन बेच रहे हैं, वो जो है वो खीरा बेच रहा है, आप क्यूकम्बर बेच रहे हैं। फ़र्क है ना, स्टैंडर्ड का फ़र्क है, क्योंकि आपके पास अल्फाज हैं खूबसूरत खूबसूरत, प्यारे प्यारे, गंदी गंदी चीज़ों को बेचने, गंदी गंदी चीज़ों को अच्छा बताने के लिए खूबसूरत खूबसूरत, प्यारे प्यारे आपके पास बेतहाशा अल्फाज हैं। इतनी सारे आपने वोकेबलरी, जार्गन, टर्म्स, इंफॉर्मेशन जमा किए हैं, ठीक है, जिसको आप आर्ट ऑफ परस्यूशन और आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन और मार्केटिंग स्किल्स और सेलिंग स्किल्स और पता नहीं क्या क्या ड्रामे आपके पास मौजूद है। तो नॉलेज का मकसद ये है, नॉलेज क्या, शऊर देना है, बेदारी देना है, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को समझना है, जानना है, खुद को, खुदा को, चीज़ों को, माशरे को, उसकी अक्कासी को देखना नहीं। इसलिए तो एक जुमला नहीं लिख सकते हम, हमें कॉपी पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें टेक टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ होगा तो लिखेंगे ना। पहले के ज़माने का जो आर्टिस्ट था वो पब्लिश के लिए ही ज़िंदगी गुजर जाती थी, दीवान ही नहीं छप रहे उनके, घूमते फिर रहे हैं। और अब कहीं पे भी पब्लिश कर दो, लिंक्डइन, टम्बल, ट्विटर, यूट्यूब, जो दिल चाहे पब्लिश कर दो। जो तुम्हारे ध्यान में सोते जागते में चंपूगिरी की बात आया वो तुम बोल दो, नींद में बोल दो, टुनोते हुए बोल दो। क्या है, क्या जा रहा है तुम्हारा? शेर देखे थे पहले के, जो अशार होते थे उसमें बैलेंस होता था, अल्फाज होते थे, रदीफ काफिया होता था, और फिर वो करेक्शन के लिए पहले उस्ताद के पास जाता था, वो उसको करेक्ट करता था, उसको पढ़ के उसको बैलेंस करता था, फिर वो आया करते थे। अब आपने देखा वो कैसे शेर है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, होना है होना है होना है, गाया गाया गाया। भाई क्या बच्चों जैसी शायरी, कोई मायने कहीं तक मैच नहीं कर रहा है, कोई मफहूम नहीं हो रहा है, ठीक है, तोड़ जोड़ के आपने बना दी। इसी तरीके से सॉन्ग्स के लिरिक्स का हाल देख लो, अब आर्ट वर्क के अंदर उतना इंफीरियर आर्ट हो गया कि पहले आर्ट का काम क्या एक्सप्रेशन ऑफ इनर थॉट एंड इनर फीलिंग था, और अब आप आर्ट एक ही लफ्ज़ को रटते जाएंगे, पूरा गाना खत्म हो जाएगा। शुरू से लेकर आखिर तक क्या बोला उसने, एक लफ्ज़ समझ नहीं आया, खाली म्यूज़िक सुनने को मिल रहा है बस, वो भी ढोल डब्बे शोर शराबा, ची पों पी पों, हाँ, कोई अलाप नहीं, कोई ज्ञान नहीं। तो वो जो सेंस है वो ख़त्म हो गया। अब मुँह से आवाज़ें निकालना है, वो क्या है, कौन सा शुरू हो गया, वो बीट बॉक्सिंग। बीट बॉक्सिंग कि अगर वो उसको अगर आप म्यूट करके देखें तो आप कहें कि ये क्या हो गया, ये मस्त हो गया ये आदमी, ये जो कैसी हरकतें कर रही है, ठीक है। लेकिन वो उसका उसकी चैंपियनशिप हो रही है, उसके टूर्नामेंट हो रहे हैं, उसके अंदर लोग जा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, भैया आइए हम मिलाएंगे ये बीट बॉक्स। अब वो दादी अम्मा देखें लोग या बड़े लोग देखें, वो कहें भाई इस लड़के को क्या हो गया, दीवाना हो गया, मजनू हो गया, इसका एक्सीडेंट हो गया था, कैसी बातें कर रही है, ये तो मजबूब हो गया, इसका दिमाग क्रैक हो गया, ये कैसी हरकतें कर रही है, मुँह से आवाज़ें निकाल रही है। तो ये तो म्यूज़िक का हाल। मूवी के अंदर आप देख लो, मूवी में डायलॉग्स होते थे और एक आर्गुमेंट होता था, और हर एक कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन और स्टेटमेंट को शो कर रहा होता था। तो वो एक डायलॉग्स एंड कन्वर्सेशन के थ्रू में चल रही होती थी कि बनाया उन्होंने, फिर ट्रेजेडी है, फिर उसके बाद उसको कंक्लूड कर रहे हैं। और अब शुरू हो गई, ख़त्म कैसे करें, ख़त्म हो गई फिर दोबारा कैसे शुरू करें, क्योंकि ख़त्म हमें ऐसा करना है कि फिर से शुरू करना है सीक्वल बना के उसका, तो एंड करना ही नहीं है और एंड आवाम पे छोड़ देना है ना। मीडिया चैनल के प्रोग्रामों की तरह पूरे प्रोग्राम में हम बैठेंगे, चलो भाई कुछ सीखने को मिलेगा, आखिर में वो कह रहे हैं फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। तो भाई मैं देख क्यों रहा हूँ 1 घंटे से, वक्त बर्बाद करने के लिए बैठा हूँ मैं तुम्हारा? तुम रिसर्च करके लाओ, बताओ मुझे, कंक्लूड करो, समझाओ। तुम क्या हो, तुम मुझे कह रहे हो फैसला वहाँ पे छोड़ दो मैं, तुमने तो मुझे कंफ्यूज करके छोड़ दिया है। तो तुम्हारी अगर रिकॉर्डिंग निकाल के देखो 15 दिन की, तो एक दिन पहले कुछ थे, तो 15वें दिन तुम कुछ और हो, तो तुम तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं किस बात को यकीन मानूं, किसको सच मानूं मैं? ये क्या है, ग्रैंड नैरेटिव है, मेटा नैरेटिव है, मल्टीपल स्टोरीज आर देयर, ठीक है। मैन इज एन इन्वेंशन ऑफ, अच्छा इसी तरह इस बात को यूं कहेंगे कि देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, जितना भी कुछ है वो सिर्फ लफ्जों में है, टेक्स्ट के अंदर है, ठीक है। अच्छा कुछ लोग, एक मिनट चैट में ज़रा देख लेता हूँ सर, 90, हाँ 90s के सॉन्ग, 90s के, और अभी भी कुछ लोगों के सॉन्ग्स थे। तो वो उसमें एक लाइन थी, वो बात थी, एक मैसेज था, कोई एक थ्योरी चली, कोई एक पोएम है, कोई एक नज़म की अक्कासी कर रहा है, और अब आपको आपके सामने ही है, मिलुए पानी 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 पानी। अच्छा भाई उसके आगे तो बोल दो, अब एक ही चीज़ को 10 दफ़ा बोले चले जा रहे हैं, गाना ख़त्म हो गया। तो भाई गाने के मायने मफहूम थे, कोई कंटेक्स्ट था, एक सिनेरियो बना, उसके बाद आया, फिर कुछ भी नहीं, टेक्स्ट खत्म हो गया, आर्ट वर्क का सेंस खत्म हो गया, ठीक है। फोटोशॉप कर करके, क्रॉप कर कर करके पेंटिंग बना रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो नेचुरलिटी नहीं है, आर्ट वर्क नहीं रहा, वो इमेजिनेशन नहीं रही। लिखने के लिए आपके पास इंग्लिश है, आपके पास फ्रेज हैं,
ठीक है, क्लचेस हैं, लेकिन कंटेंट की वो गहराई है, वसत नहीं है, वो सोच नहीं है जो आपको राइटर बनाए। ठीक है, वो कैसे पढ़ रहे हैं? कोटेशन से। अब वो कोट क्या होती है? आधा दस से देखा जुमला, आधा दस से जुमला देखा, और वो उसको कट करके जो है वो वायरल कर दिया। अब उसने कब कहा, किस कंटेक्स्ट में कहा, कहाँ मीनिंग थे, किसके अगेंस्ट में कहा, पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो बात समझ आएगी वो बात क्यों कब कैसे कही गई, मगर वो कोटेशन बन के वो वायरल हो रही है, पता ही नहीं कुछ कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये क्योंकि इन्फॉर्मेशन है ना, बस वो उसके पीछे समझना, उसको जानना, उसके ट्रुथ को देखना, तो यही नहीं है। मीडिया पे जो है वो चार हमने जो अलग अलग मज़ाहिब के लोगों को बिठाया और एक मौजू पे लेके हमने बहस करा दी। अब आवाम हमारी बचपन से जो जनरेशन है, हमारी नई जनरेशन, वो सालों से यही देखते चले, पिछले लास्ट 10 ईयर से वो यही देखे जा रही है कि एक मसले पे आज तक कोई बैठा ही नहीं। 50 लोग अपनी अलग अलग जो है वो राय दे देते हैं, तो कौन सी राय मांग, वो बज्जन हो गए, वो बेजार हो, उन्होंने कहा भाई सब झूठे हैं, सब गलत है, मैं किसी की नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ। बिग बैंग से हुआ था, सब धमाके से हुआ था, खत्म करो, मारो इन पे भी धमाका मारो। तो क्यों वो अपनी मोरल वैल्यू से, रिलीजियस वैल्यू से क्यों दूर भाग गए? क्योंकि हमने उनको बिठा बिठा के 1000 पर्सपेक्टिव सुनाए, दिखाए, और इतने कॉन्ट्रडिक्शंस उनको सुने गए और पाए गए कि उन्होंने कहा भाई बेजार हो गए, वो बज्जन हो गए, कह रहे भाई सब गलत है, सब झूठे हैं, सब मक्कार हैं, किसी की बात नहीं सुननी माननी है। जो अपने आप को स्कॉलर कहते फिर रहे, बाद में वो पता लगा उनके स्कैंडल आ गए। जो कोई अच्छी किताब लिख रहे थे, बात करे, तो बाद में पता लगा किताब अलग है, बात अलग है, अंदाज अलग है, अमल मैच नहीं कर रहा। तो वरना उस ज़माने के आप अशफाक अहमद को देखो, कैसी ज़िंदगी गुजारी जो है, ये आपके मुश्ताक यूसुफ़ी साहब हैं, अपने सादर हसन मंटो को देखें, उसके अलावा जो है जॉन एलियट की आपने हालत देखी है, गालिब का आपने हाल देखा है, इकबाल को देखा आपने। तो भाई जो ज़माने के अजीम, एक नाम और अभी मुझे याद आ जाए, स्कूल टीचर लगे हुए थे, उतनी ज़बरदस्त मुमताज़ मुफ्ती, तलाश उनकी किताब है, लब्बैक है, अलिफ नगरी सना, बड़ी ज़बरदस्त राइटर हैं। वो स्कूल टीचर थे, पता नहीं स्कूल टीचर थे वो, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे, तो ये तो उनकी बिल्कुल सादा, क्यों भाई, उनका काम ये थोड़ी है उसको पैसे कमाना। यहाँ तो कह रहे हैं मैं राइटर बनूंगा तो जिसमें ज़्यादा पैसे, मैं काम वो करूँगा जिसमें ज़्यादा, मैं तो सब कुछ बेच दूंगा, ज़मीर बशीर शकीर सब, जिसमें ज़्यादा पैसे मिल जाए। तो कौन सा मेरा मकसद, कौन सी मेरी एम, मेरी कौन सी ज़िंदगी का कोई जो है वो मकासद है? तो मेरा तो एक ही मकसद है, पैसा पैसा और पैसा, अल्टीमेट एंड यही है। तो ये जो मोनेटाइज वैल्यू है, कमर्शियल वैल्यू है, उसने जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जो सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं, वो बिल्कुल लोअर डाउन कर दी। बेटा मैं सारे असाइनमेंट कर दूंगा शेरशाह। हाँ, मैंने ये बात, आप थोड़ा लेट आए होगे। हाँ, तो मैंने ये बता दिया कि सारे असाइनमेंट जो है वो मैं आपके जो है वो एक्सटेंड कर दूंगा, 10 डेज़ का टाइम दे दूंगा। तो ये आपको जो है मैंने, ठीक है, शानदार ऑफ़र दिए, देर से आने पे आपको एक शानदार ऑफ़र दिया हमने, ठीक है। तो अच्छा जी, इसी तरह से मैन इज़ एन इन्वेंशन ऑफ रीसेंट डेट, ये मैंने देखो कोटेशन से मैं पूरा डबल क्लिक करता चला जा रहा हूँ। मिशेल फुको ने कहा मैन इज़ एन इन्वेंशन ऑफ रीसेंट डेट। 21st सेंचुरी के अंदर हमने जो नया इंसान जो है वो डिस्कवर किया, हमने जो इंसान है ना, या इंसानियत की जो डेफिनेशन है, वो हमने नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कराई है कि भाई दिस वन इज़ अ डेफिनेशन ऑफ न्यू ह्यूमन और पोस्ट मॉडर्न ह्यूमन। वो कैसे? कि भाई वो ये नॉर्म्स फॉलो करेगा, वो ऐसी लाइफ गुजरेगा, वो ऐसा मेंटलिस्टिक होगा, वो ऐसे अब वो उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करता, उस प्रिंसिपल्स को, क्राइटेरिया पे नहीं उतरता, तो कहेंगे भाई तुम इंसान ही नहीं, तुम जो है वो इंसान नहीं हो, तुम साइकोपाथ हो, तुम सोशियोपाथ हो, तुम एबनॉर्मल हो, तुम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, और जो है वो बैकवर्ड, गरीब, ये 3 लोग, ठीक है। तो ये डिवीजन हुई है। जैसे कि भाई दुनिया के अमीर तरीन लोग कैसे काम करते हैं, गोल्डन जॉब कॉलर काम करते हैं। भाई जो 75% एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, वो क्यों करेंगे भाई काम? वो अपने आबा और अजदाद का काम करेंगे ना, जो उनका है, उसमें शर्म क्या है? नहीं, लेकिन दुनिया में भाई इंडस्ट्री है, पोस्ट इंडस्ट्रियल है, टेक्नोलॉजी सबसे लीडिंग है, इन्फॉर्मेशन डिजिटल एज। अब तुम भी इन्फॉर्मेशन डिजिटल एज में आओगे तो भाई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लाओगे, नहीं तो फिर तुम गरीब कंट्री हो, फकीर कंट्री हो। दुनिया बायपोलर हुई है, एक वो लोग हैं जो मेंटल काम कर रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो कि फिजिकल वर्क डन कर रहे हैं, यानी मजदूर तबका, लेबर वेजेस, किसान। तो जो बहुत सारी ऐसी सोसाइटी हैं, चाइना है, पाकिस्तान, इंडिया, और भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर बेस करती हैं, वहाँ पे किसान तबका, और जो एग्रीकल्चर के ज़रिए जो है वो इकोनॉमी खड़ी होती है। लेकिन वो फर्स्ट वर्ल्ड के मॉडल को फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर के बजाय इंडस्ट्री, केमिकल, और जो है ये चिप और प्रोसेसर और टेक्नोलॉजी, यानी सर्विस बेस्ड है, वाइट कॉलर, गोल्डन कॉलर जॉब जो कहते हैं, उसके दुनिया में देखा जाए तो वेजेस, सैलरीज भी ज़्यादा हैं। उसके मुकाबले में जो मजदूरी है उसमें काम ज़्यादा है, मगर
जो लेबर वर्क है उसके जो पे स्केल है वो कम है। तो यूँ देखा जाए तो ऑटोमेटिकली मार्जिनलाइज हो गई ना दुनिया, इकोनॉमिकली दो हिस्सों में डिवाइड हो गई कि भाई तुम बाबू बन के टाइल लगा के काम करोगे, बल्कि काम भी ना करोगे, टरामी करोगे, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। यानी गेटिंग, उसकी डेफिनेशन ही यही है, मैनेजमेंट गेटिंग थिंग्स डन बाय द अदर पीपल। इसका मतलब है हिल के कुछ नहीं करना, बाकी सबको हुक्म देते रहना, जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, मैनेजमेंट, सुपरवाइजन, जो भी तुम प्यारे प्यारे नाम दे दो, मुंतज़मीन आला कह लो, मैनेजर कह लो। भाई देखो हमने तो प्रोफेशन के प्यारे प्यारे नाम रखे ना, मुंशी बोलो या चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलो, बात तो एक ही है। मुंशी भी हिसाब किताब रखता था, उससे पूछा जाता था भाई कितनी ज़मीन है, कितनी फसल कटी, किसको मिला। अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी यही हिसाब किताब रखता है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओ माय गॉड, चार्टर्ड अकाउंटेंट पहाड़ों से उतरेगा, ऑडिट करेगा, ओ माय गॉड, सुपर ज़बरदस्त। लेकिन आसान लफ्ज़ों में बोलो तो भाई मुंशी है और कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं है उसका। ठीक है। तो ये जो हमने हाँ, मैन की जो डेफिनेशन, सक्सेसफुल मैन, मॉडर्न मैन, ये हमने डिफाइन किया है। बोलना राइटर, ये भी राइटर है, तो अब हम राइटर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? लिखना ज़रूरी है ना? नहीं, हमारे लिखना ना आता हो, हम राइटर जैसा एक रूप ढाल लेंगे। यानी हमने गैजेट्स रख लिए, लैपटॉप रखे, एक लाइब्रेरी बना दी, पीछे बुक्स रख ली, और क्या होता है उसके पास, प्रिंटर रख लिया, टैबलेट रख लिया, ओ हो पिक्चर खींची और पेन ऐसे लेके एक अच्छा सा पोज दिया खूबसूरत सा, और अपनी जेब में पॉकेट में पेन लगा दिया। क्यों? आई एम अ राइटर। बाल बढ़ा लिए, राइटर्स होते हैं ना घुंघरा लेते, गंदे से बाल होते हैं, जो लिख के होती है उनके सरों में, ठीक है, शेप बढ़ जाती है उनकी, ओहो राइटर वाला लुक दे दिया आपने। भाई तुम लिखते क्या हो? कचरा लिखता हूँ। सोचते क्या हो? कचरा सोचता हूँ। बोलते क्या हो? कचरा बोलता हूँ। पढ़ते क्या हो? कचरा पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़े हो? कचरे में पढ़े हो। सोसाइटी को कहाँ ले गए हो? कचरे में ले गए। कचरा राइटर भाई। तो सोच से, वसत से, गहराई से, रिसर्च से, स्टडी से वो इंटेलेक्चुअल दानिश्वर बनेगा ना, या वो खाली हुलिया पेन बन गए। फार्मा में एडमिशन लिया, गाउन पहना वाइट कलर का और निकल गया मोहल्ले में सबका इलाज करने के लिए। आओ भाई मैं मेडिकल का स्टूडेंट, मैं जो है एक दिन बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, लेकिन आज से मैं इलाज करना शुरू कर देता हूँ, गाउन पहन के निकल गए। तो सिर्फ ये अपीयरेंस, फिजिकल अटायर जो है नहीं है, आधी से ज़्यादा आवाम, एक तो वो है जो अमीर है और जो कभी अपने आप को बताती नहीं कि वो अमीर है, और एक वो है जो अमीर नहीं है, वो सिर्फ दिखाने में ख़त्म हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है वो उनको बताने में कि भाई हम अमीर हैं और अमीर जैसे हैं, और अमीर बनने के ये नॉर्म्स हैं। जो वाकई में बिलियनियर ट्रिलियनियर आइकॉन्स हैं, उनकी लाइफ देखो, वो तो दिखा ही नहीं रहे, वो हैं, वो एक्चुअल में रिच हैं। तो एक वो हैं जो रिच हैं, और एक वो हैं जो रिच जैसे हैं, जो रिच जैसे बनना चाहते हैं। तो खैर ये जो है ना, हाउ टू बिकम अ बिलीनियर, हाउ टू बिकम अ रिच, कैसे मैं 7 दिन में पैसा जमा करूँ, ठीक है। तो ये जो हाँ, सोसाइटी डिपेंड करती है अपने क्रिटिज़म के ऊपर, अपने ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ के ऊपर, और हर सोसाइटी के अंदर जो है वो फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन पाया जाता है। अपनी रस्म रिवाज को बुरा कहते हुए नज़र आएंगे आपको, ठीक है। उनको अपने जो रिवाज हैं उसमें फ्लॉ नज़र आएगा उसके मुकाबले में, और ऐसा नज़र आ रहा है प्रोपेगेंडा हमें। हर सोसाइटी अपने माशरे के बारे में, अपने हीरोज़ को बुरा कह रही नहीं, ये तो कोई काम नहीं किया, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो बेकार थे, ये तो कुछ भी नहीं करते थे, ये तो ऐसे थे, ये तो वैसे थे। तो क्यों भाई? ये एक सोसाइटी में यही तो एक प्रोपेगेंडा है कि कस्ट अपने ट्रेडिशंस को, यानी हम खुद से हैं खौफज़दा और बाकी हैं मगरबज़दा, वेस्टर्नाइज हुए में। बल्कि ऊपर एक पॉइंट मिस कर दिया हमने, देयर इज ओनली वन डेस्टिनेशन, इट इज़ वाइट। ये एडवर्ड सेड, एक फ्रेंच अफ्रीकन फिलासफर है, तो उसका मानना, उसका कहना ये है कि दुनिया जो है वो वाइट्स और नॉन वाइट्स में डिवाइड हुई है। जो वाइट्स है वो सुपरलेटिव डिग्री में शुमार होता है, यानी सुपीरियर, बेटर और सबसे ज़हीन, काबिल, सिविल है। उसके मुकाबले में जो नॉन वाइट है, उनको थर्ड वर्ल्ड, पुअर, गरीब, कम सोचने वाले, ये एक डिवाइड लाइन बना दी गई। वो तो खैर अब मंडेला के बाद से, और फिर ये मार्टिन लूथर किंग, और फिर ये ओबामा, ओसामा के लड़के, तो ये जाके फिर जो है वो दुनिया में थोड़ा सा हुआ कि नहीं भैया ऐसा गलत हो गया हमने, तो तभी देखा वो कैप्टन अमेरिका गोरे गोरे थे, अब जो नए कैप्टन अमेरिका है वो इन्होंने एक कल्लू खां को बनाया है ना, चेंज कर दिया इसी वजह से कि भाई वो दिखाने के लिए कि नहीं देखो भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ गोरी नहीं बल्कि ऐसा नहीं है, हम लोग तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, हम तो बहुत अच्छे नेक लोग हैं, और जो है वो हम जो है वो जो है ठीक है, हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब ब्लैक वाइट सब बराबर है। लेकिन दुनिया बिल्कुल ऐसी डिवाइड हुई है बाइपोलरली, वाइट्स, नॉन वाइट, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो डिवाइड किया हुआ है हमने, कैटेगराइज किया हुआ है। अगर तुम इन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को मान, देखा ना हमारे लोग कैसे